खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और सैफ अली ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। और मुज़म्मिल अहमद ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम ठीक वरहमतुल्लाह। है माशाल्लाह। हमज़ा नक्शबंदी ऑलरेडी हमारे साथ थे, महबूब भाई भी थे। महबूब से भाई से कंटिन्यू करते हैं जी जी, इंशाल्लाह महबूब बात भाई को। से कंटिन्यू करते हैं बिलाल भाई। महबूब भाई, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टेट जी लाइफ हेल्थ पॉलिसी भी कोई देता है? हेल्थ पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा बताएं। हेल्थ कार्ड भी स्टेट लाइफ के थ्रू मिल सकता है, और इसकी क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होती है और शॉर्ट टर्म क्या होती है? बिल्कुल स्टेट लाइफ माशाल्लाह क्योंकि एक कौमी इदारा है और कौमी इदारे की हैसियत से ये स्टेट लाइफ अपने तमाम कौम की हमेशा पेश रहा है। जब जब उसको ज़रूरत किसी हवाले से भी पड़ी, हर मास पे स्टेट लाइफ अपनी कौम के साथ खड़ा है। और ये क्योंकि ये एक बड़ा अहम इशू है हेल्थ इंश्योरेंस। सही। और जो हालात हमारे मुल्क के हैं या हमारे शहर के हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी एक आम तबके को, किसी मिडिल क्लास तबके को कोई खुदा न करे डिजीज़ ऐसी हो जाए जो मुश्किल हो, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो आपको पता है कि सूरत हाल किस तरह है। अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी प्राइवेट और अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो उनकी बजट ऐसे नहीं होती कि वो वहाँ के जो कॉस्ट है वो बर्दाश्त कर सके। सही। तो स्टेट लाइफ एक बड़ी नॉमिनल प्राइस पे एक बहुत बड़ा माशाल्लाह उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, क्योंकि स्टेट लाइफ एक गवर्नमेंट का इदारा है तो इन्होंने ऑलरेडी सेहत कार्ड पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में वहाँ पे दिया हुआ है, और जिससे वहाँ के जो बाशिंदे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि उनके NIC नंबर पे वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। 10 लाख रुपए का उनको सेहत कार्ड के ज़रिए उनको तमाम चीज़ें, टेस्ट हैं उनके, अल्लाह न करे कोई ऑपरेशन है या खुदा न खास्ता अगर वो एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पे वो सेहत कार्ड के ज़रिए उसका इलाज करा सकते हैं। और पर्सनली भी अगर कोई इंडिविजुअली भी हेल्थ पॉलिसी लेना चाहे तो बिल्कुल स्टेट लाइफ के पास इस किस्म के प्लान है। या हमारे पास एक सिनफ़े आहान एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो ख़वातीन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हैं। एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर वो डिजीज़ का शिकार हैं तो स्टेट लाइफ उनको सिनफ़े आहान के नाम से हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे 1500 रुपये सालाना पे हम उसको तकरीबन 10 लाख रुपए का इलाज उसके फ्री ऑफ कॉस्ट करती है स्टेट लाइफ। तो एक बहुत बड़े जो ख़वातीन जो अल्लाह ने करे इसका शिकार हो जाएं तो स्टेट लाइफ के पास ये चीज़ें प्रोडक्ट मौजूद हैं कि आप हेल्थ पॉलिसी लेके अपने बहुत सारे जो मुश्किलात हैं यहाँ से हल ज़रूर कर सकती हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस एक और फैक्टर है कि अगर एक फैमिली है, उसके दो बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, अल्लाह ने करे खुदा न खास्ता को प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस वो हमसे बड़ी मिनिमम 18-19 हज़ार रुपये सालाना हमें दे तो हम उसको तकरीबन 5 लाख रुपए का इलाज उसकी और उसके फैमिली का स्टेट लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। तो वो बहुत बड़ी सहूलत है। स्पेशली जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास तबका है वो बेचारा परेशान हो जाता है, अल्लाह ने करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हॉस्पिटल का चक्कर लगा के हमारे पास जितने बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं वहाँ के जो फुकदान है सहूलतों का या खुदा न खास्ता ट्रीटमेंट का महीनों महीनों चक्कर लगाना पड़ता है, उनको डेट नहीं मिलती ऑपरेशन की, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है। लेकिन ये अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड हमसे ले लें तो बआसानी ये ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। सही। जी जी माशाल्लाह। अगर कोई, महबूब भाई, किसी ने इंश्योरेंस लिया है लेकिन उसको ज़रूरत नहीं पड़ी 10 साल 15 साल में हेल्थ कार्ड यूज़ करने की, तो वो पैसे किसी सूरत में विड्रॉ भी हो जाते हैं? तैमूर भाई, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली होती है 1 साल के लिए। ठीक है, 12 महीने का एक टर्म होता है कि हर साल वो रिन्यू करना पड़ता है। सही। ठीक है, जिस तरह गवर्नमेंट या बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जहाँ पे उनके 50 या 100 या 2000 मुलाजमीन है तो वो अपने मुलाजमीन के लिए भी लेते हैं ताकि खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ उनके एम्प्लॉय के हो जाए, उनके फैमिली को हो जाए तो उनकी जेब पे उनके फ़ंड से मुतासर ना हो, कोई इदारा उनके साथ खड़ा हो तो हर साल उस कार्ड को रिन्यू कराना पड़ता है। 12 महीने का टर्म होता है। उस 12 महीने के दौरान अल्लाह ने करे कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ट्रीटमेंट अल्लाह ने करे करना पड़े तो वो चीज़ एप्लीकेबल है। 12 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी हो जाती है, फिर वो नए सिरे से दोबारा उसको रिन्यू कर सकता है। ठीक है महबूब भाई, ठीक है, बहुत सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह। और मुज़म्मिल भाई हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा था हमारा सेगमेंट उन्होंने लीड किया था जो स्पीच का है और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा जा रहा है। मुज़म्मिल भाई मुझे ये बताइए कि जैसे कि काशान भाई आए जो इसको जज करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब से जो हमारा स्पीच कॉम्पिटिशन होगा ये वीक डेज़ में भी हमें देखने को मिलेगा, इसकी क्या वजह है? जी। इसकी वजह उन्होंने भी उस टाइम बताई थी कि हमारे पास बच्चों की तादाद इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि हमें ये अंदेशा था कि शायद हम तमाम बच्चों को कवर ना कर पाएँ। और हमारा जो स्टार्ट में जब ट्रांसमिशन शुरू हुआ था तो हमने बताया था कि हमारा अज़म, हमारा जो मकसद है वो यही है कि जितने भी टैलेंट हैं उन तमाम को मौका दिया जाए टीवी स्क्रीन पे आने का।
تو اگر ہم صرف اپنی بات پر ہی جو ہے فکس رہتے کہ ہم سیٹرڈے سنڈے کریں گے تو وہ بچے پھر رہ جاتے ہیں جن کا جو باقی صلاحیت رکھتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں ان کا جو ہے پھر جو ہے حق مارا جاتا. تو ہم نے بولا کہ چلو تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اپنی اسکیجول کو, اور اسکیجول کو چینج کر کے, کیونکہ چمکتے ستارے تو ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے, اس کے اندر ہم کوشش کر کے 2 سے 4 5 6 بچے بھی ایک ساتھ بٹھا سکتے ہیں. اسپیچ میں ہمیں لیکن تھوڑا سا عمر کا دیکھنا پڑتا ہے کہ عمر کی قید ہوتی ہے اور بھی باقی جو ہیں کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس کے ڈیز ایکسٹینڈ کیے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جلد سے جلد ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو انوالو کر کے پھر فائنل تک بھی جائیں, کیونکہ فائنل میں پھر جو ہے انعامات کا سلسلہ بھی بچوں کے لیے وہ بھی معاملات ہیں. ماشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیں کہ اکثر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چمکتے ستاروں میں جو بچے آتے ہیں جو آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں وہ کس طرح ہیں وہ آپ بتاتے ہیں. مجھے بتائیں جو ہو کر جا چکے ہیں بچے ان کا کیا فیڈ بیک آپ لوگ کا آتا ہے, ان کی فیملی کا کیا فیڈ بیک آتا ہے؟ ان کا فیڈ بیک ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے دعاؤں بھرے میسیجز ہوتے ہیں. کل بھی جو ہمارے یہاں سے گئے ہیں بچے, ان کی والدہ کا بھی میسیج آیا میرے پاس دعاؤں بھرا کہ بس ہمیں اس طریقے سے ہمیں یاد رکھیں, ہمارے بچوں کو موقع دیتے ہیں. ہم نے کہا بالکل, ہم انشاءاللہ آپ کے بچے کا صلاحیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, تو ہم اسی طریقے سے موقع دیتے بھی رہیں گے. اور انہوں نے بہت دعائیں بھی دی, مجھے بھی دیں, غلام بھائی کو بھی دیں, اور ہمارے اس سیٹ میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی دیں. میں وہی جملہ کمپلیٹ کر رہا تھا کہ سیٹ میں جتنے لوگ ہیں تمام کو دی انہوں نے دعائیں کہ اللہ پاک سب کو جو ہے صحتیابی دے اور اس طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک اچھا رسپانس رہتا ہے تمام لوگوں کا اور ایک اچھا کنیکشن بن جاتا ہے پھر لوگوں کے ساتھ. صحیح, ماشاءاللہ. جی جی, تھوڑا سا میں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. مزمل بھائی, آپ ماشاءاللہ آپ کا درس و تدریس کے حوالے سے بھی ایک سلسلہ ہے, لینگویج انسٹیٹیوٹ اور کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس آپ چلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں دور حاضر میں کتنا اہم ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایکسٹرا کیریکولم اسٹڈیز کی طرف آنا, جس میں لینگویج بھی ہوتی ہے اور کمپیوٹر کورسز بھی ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز میں جتنے بھی دیکھنے والے خاص طور پہ والدین ہیں ان کو یہ چیز بتانا چاہوں گا, کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں, جو بھی بچے ہیں, ان کو تمام کو, چاہے وہ لینگویج کورس ہو, چاہے وہ کمپیوٹر کورس ہو, یا کسی قسم کا بھی کوئی اسکل ہو یا ہنر ہو, پیرنٹس کا ایک المیہ بن گیا کہ بیٹا میٹرک کے بعد کرنا, میٹرک کے بعد ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا غلط المیہ ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ریسرچ پہ جائیں, جو باہر ممالک میں بچوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ان کی صلاحیتوں پر ریسرچ ہو رہی ہیں, اس کے مطابق جو بچے کی گروتھ کی, مینٹیلٹی کی اور اس کے مائنڈ سیٹ کی جو گروتھ کی جو ایکچول ایج ہے وہ اس کی تقریباً 5 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر ہے. اب جب بچہ میٹرک تک پہنچتا ہے تو اس کی عمر 12 13 14 سال تو آلموسٹ ہو ہی جاتی ہے. اب وہ میٹرک کر کے جب نکلتا ہے تو اس کی وہ گروتھ کا لیول ویسا نہیں رہتا, اس کی مصروفیات اور بڑھ جاتی ہے. کالج یونیورسٹی میں اس کے علاوہ اور بھی دیگر معاملات میں بچہ انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس طریقے سے وہ گروتھ نہیں کر پاتا. اس کی مثال میں بہت اچھی ہمیشہ کلاس میں بھی دیتا ہوں, پیرنٹس کو بھی دیتا ہوں, بچوں کو بھی دیتا ہوں, کہ ایک مثال کے طور پہ خالی گلاس ہے میرے پاس. ابھی ایک بچہ پیدا ہوا وہ خالی گلاس ہے, 3-4 سال کی عمر میں اس کے پاس وہ گلاس 10% فل ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اپورچونیٹیز ہے کہ اس گلاس کو ہم ڈفرینٹ ویز میں فل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 80% گلاس خالی ہے, لیکن جب وہ بچہ میٹرک کر لیتا ہے نا تو وہ گلاس کا لیول تقریباً 50-60% ہو چکا ہوتا ہے. اب 40% باقی رہا, 40% میں آپ اس کو کتنے اسکل سکھائیں گے, 40% وہ بچہ کس طریقے سے اپنے مائنڈ کو ہر طرف انوالو کر کے اچھے طریقے سے اس اسکول میں اسموتھ کر پائے گا, اپنے آپ کو ماسٹر کر پائے گا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے پیرنٹس کو بڑا سوچنا چاہیے کہ میٹرک سے پہلے بچوں کو اسکل سکھائیں, وہ کمپیوٹر ہو, لینگویج ہو, جو بھی ہو. آج کل کے جدید اسکلس ہیں ہمارے, خاص طور پہ اے آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس پہ بھی بچوں کو لانا چاہیے. خاص طور پہ بلال بھائی, اس پہ میں بلال بھائی اپنی مثال بھی کچھ دینا چاہوں گا کہ چونکہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں شروع سے شوق رہا ہے, اسکول زمانہ طالب علمی سے, تو وہیں پر کمپیوٹر کورسز کرنا شروع کیا. اس دور سے ہی جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی چھوٹی چھوٹی HTML CSS کی چیزیں, فری لانسنگ اس دور سے سیکھنا شروع کیا. تو اس کا آج میں پریکٹیکلی یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اگر آج میں کچھ تھوڑا بہت کر رہا ہوں تو اس میں جو میرا اسکول لائف کا رول ہے وہ بہت اہم ہے. تھوڑا بہت نہیں, ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہے ہیں. نہیں, بالکل. اگر محبوب بھائی اسی چیز کو ہم کنیکٹ کریں, ایک آپ نے اپنا دور گزارا زمانہ طالب علمی, سر یہ نہیں بولے, ابھی بھی چل رہا ہوں. آج آپ جب دیکھتے ہیں تو کتنا فاسٹ ہو گیا ہے زمانہ. آپ لوگوں کے دور میں شاید اس طرح سے چیزیں تیز نہیں ہوتی تھی کہ مقابلے نہیں ہوتے تھے. آج کا بچہ اگر تھوڑا سا پیچھے رہ جائے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارا فیوچر ختم ہو گیا ہے. تو اس پر کچھ گفتگو کریں. جی تیمور بھائی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ماضی میں اگر ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جائیں تو ہماری سمپل اور سادہ, ہم تو میرے خیال سے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کوچنگ سینٹر کا تصور بھی شاید اس دور میں شروعات ہوئی تھی کہ ٹیوشن وہ بچہ جاتا تھا جو ویک ہو, جو کمزور ہو, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ٹیوشن جاتا تھا ہم اس کو تانے دیا کرتے تھے, تم
स्कूल में क्या करते हो? बिल्कुल क्या स्कूल में क्या ताने पढ़ाई देते थे, ये होगी? तो बताएं। भाई ये कहते थे दिमाग कुन जहन हो या एज इट इज, लेकिन आज अगर हम देखें उसके मुकाबले में कि आज 101% कोई भी बच्चा जब तक कोचिंग सेंटर ना जाए, जब तक वो उस स्कूल में हाई बेहतरीन स्कूल में जा रहा है, वो जहाँ पे हाई पेड स्कूल है, उसको तमाम चीज़ें स्कूल वाले एक्टिविटी भी करवा रहे हैं, फलां डे ढिमका डे XYZ सब चीज़ें करवा रहे हैं, उसके बावजूद वो ट्यूशन भी पढ़ेगा, उसको बेहतरीन ट्यूटर भी चाहिए, उसको 2 घंटे स्टडी के लिए भी चाहिए XYZ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर हम देखें आज जितने बड़े बड़े इदारों में जितने भी लोग अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, उनको माजी में जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर हैं, जो जिनको पास कोई चीज़ मैसर नहीं थी, लेकिन उनका माइंड एक था कि हमें कुछ ना कुछ पढ़ के लिख के काबिल बनना है, अपने फैमिली अपने आगे के फ्यूचर को बेहतर करना है। तो जो सहूलियात नहीं थी, फुकदान था बहुत सारे, लेकिन हमारा एम एक था कि हमें आगे बढ़कर अपने लिए अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। आज इस कदर सहूलतें मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी इस कदर आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया इस कदर चीज़ें दे रहा है कि मेरे ख्याल से हमें नोट्स वगैरह भी चाहिए तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं यूट्यूब में। जिस प्रोफेसर के आप लेक्चर सुनना चाहें, जिस मोटिवेशन स्पीकर को आप सुनना चाहें, विद इन अ सेकेंड आप उस यूट्यूब में जाएंगे, आसानी हर चीज़ आप सीख सकते हैं। लेकिन माजी में चीज़ें नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट अच्छे हुआ करते थे, काबिल हुआ करते थे। आज बड़े बड़े इदारों में वो अपने माशा रन कर रहे हैं। तो मैं आज के जो स्टूडेंट को मैसेज दूंगा, बेटा आप लोग अपनी एम को बनाएं, फोकस करें, किसी एक सब्जेक्ट को फोकस करें, किसी एक मजमून को फोकस करें कि मुझे ये बनना है, इसमें स्किल हासिल करनी, इसमें आगे मल्टीपल चीज़ों में जाएंगे तो वहाँ पर आप घबरा जाएंगे, किसी एक के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे। किसी एक चीज़ को आगे रखें और उसी पे आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत सी बात के साथ साथ तैमूर भाई, क्यों ना सैफ अली हमारे साथ मौजूद है, हम इनकी आवाज़ शामिल करें। आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। इसमें बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, आदिल में तुझे रख लूं और इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, कि जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। और क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, ब्रेक से पहले नाज़रीन हमारी गुफ्तगू चल रही थी स्टडी पे, कोचिंग पे, के जैसे महबूब भाई ने बताया कि अब पहले के दौर बहुत मुश्किल से बच्चे कोचिंग जाते थे
और अगर जाते थे तो वो ताने देते थे, वो भी उन्होंने आपको बताया। लेकिन अब बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अब जैसे कि बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, इवन घर में भी पढ़ते हैं, तब भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता। हमारे साथ मुज़म्मिल अहमद भी मौजूद है। एज अ टीचर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि अब ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो पहले जैसा रिज़ल्ट बच्चों का नहीं आ पाता? देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर देखा जाए कि इदारे क्यों बन रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स क्यों बन रहे हैं, तो ये हमने खुद इस चीज़ को जो है अपने माशरे में एक ट्रेंड बनाया है। बेसिकली हमारे माशरे के अंदर हमने कोचिंग सेंटर्स को ट्रेंड बना दिया है। अनफॉर्चुनेटली जिस स्कूल में सुबह बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं शाम में कोचिंग भी खुला हुआ। तो अब ये कॉमन सेंस मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं भी उस इदारों से सवाल करता हूँ, वही स्कूल खोलते हैं। मैं वही इस इदारे से सवाल करता हूँ कि आप अगर कहते हो कि भाई हमारा कोचिंग पूरे कराची में बेस्ट है, तो आपका स्कूल बेस्ट क्यों नहीं है? आपने ही टीचर शाम में हायर किए हैं जो बच्चों की पोजीशंस बना रहे हैं बिलफर्स्ट, तो वो सुबह कहाँ हैं? सुबह उनको लेकर आए आप, अपने स्कूल्स को ही आप प्रॉपर्ली चलाएं। आप दो शिफ्ट में चला रहे हैं और फिर आपका जो बच्चा है वो कभी कभार आपका बच्चा आपके कोचिंग में, कभी कभार किसी और कोचिंग में जा रहा है। तो जब स्कूल पढ़ रहा है तो बच्चा कोचिंग जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए अगर स्कूल में उस तरीके की तालीम हो रही है। हाँ, हमारे एक माशरे में अलमिया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ये अंदर ये होता है कि अक्सर बच्चे जो है काम में लग जाते हैं, खासतौर पर लड़के जो होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, जॉब में लग जाते हैं, तो कॉलेज नहीं जाते। तो उनके लिए एक बात समझ में आती है कि वो कोचिंग जाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, कॉमर्स हो इंजीनियरिंग के लिए, वो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं और फिर जाके डायरेक्टली पेपर देते हैं, क्योंकि कॉलेज उनका ज़्यादा जाना नहीं होता। लेकिन स्कूल तो एक रेगुलर सिस्टम है हमारा। तो स्कूल वाले सिस्टम में ये चीज़ें बड़ी हमारे यहाँ माशरे में अलमिया बन गया। और पेरेंट्स का भी ये है 9 मैट्रिक के अंदर, यकीन करें आप, मेरे पास जब बच्चे आते हैं पढ़ रहे होते हैं, अक्सर बच्चे पेपर्स आने वाले होते हैं या जब 9 मैट्रिक में एडमिशन होने वाला होता है, पेरेंट्स आके बोलते हैं सर हम लैंग्वेज करवाने आए हैं, ये कंप्यूटर कोर्स करवाने हैं। मैंने कहा ठीक है करवाएं, इसको बच्चे को शौक है तो कंप्लीट करवाएं। लेकिन नहीं सर हम 2 महीने करवाएंगे, उसका बच्चा 9-10 पढ़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि 9-10 पढ़ेगा, चले मान लिया, इससे स्किल से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है एजुकेशन का, इस तरीके से डिस्टर्बेंस हो। दूसरी चीज़ ये कि 9 मैट्रिक पढ़ेगा तो सर वहाँ फलाने कोचिंग भी जाएगा। मैं सवाल करता हूँ कि कोचिंग क्यों जाएगा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता? नहीं सर वो स्कूल में जाता है, आपको पता है बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा फिर इस तरीके से आप अपने बच्चों को खुद वीक बना रहे हैं। आप अपने बच्चे को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि बेटा तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम सिर्फ एक जगह से तालीम अगर हासिल कर रहे हो तो तुम उसको सीख सको और उसको एब्जॉर्ब कर सको। तुम्हें लाजमी 2-3 लोग चाहिए समझाने के लिए। तो बच्चा वो अभी से जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर इसी वजह से जो है महबूब भाई की बात जो है, बड़ी बड़ी पोस्टों में हमारे आजकल के बच्चे मौजूद नहीं हैं। वो वजह यही है कि वो अपने आप को इस काबिल समझते ही नहीं है कि हम इस काबिल हैं कि हम उस जगह पर जाकर खड़े हो सकें, हम उस जगह पर खड़े उसको काम को कर सकें। तो ये मामलात हैं और फिर पेरेंट्स भी बाद में यही कहते हैं कि बेटा हम तो ये करते थे, हम आज ये कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात एक बड़ा मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि जितने बड़े बड़े नाम हैं एजुकेशन के, ठीक है ना, मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैट्रिक में जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, ठीक है, जिसने अव्वल नंबर पे पास किया, अव्वल नंबर पे जिन्होंने पोजीशन ली है, तो जितने बड़े कॉलेजेस हैं वो सब उन्हीं को एडमिशन देते हैं। बिल्कुल। और जब वो ज़ाहिर बात, जब आप करीम जितने माशाल्लाह पढ़े लिखे और ज़हीन तलबा और तालबात को आप अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे, यकीन है वो इंटर में जाके वो भी पोजीशन लेंगे। काबिलियत तो ये होनी चाहिए कि आप एक D ग्रेड C ग्रेड जिस बच्चे ने लिया है आप उसको एडमिशन दे लो, अपने कॉलेज में दें और उससे पोजीशन इंटर में लें, तो फिर हम आपकी काबिलियत को मानेंगे। आप जब सारे पोजीशन होल्डर को अपने पास रख लेंगे तो यकीनन वो भी वही आगे बढ़ेंगे। अगर आप डल स्टूडेंट को अपने पास रख के फिर आप नंबर 1 पोजीशन बनाए तो फिर हम आपको क्रेडिट देंगे। बिल्कुल, फिर हम आपको मानेंगे कि आप वाकई काम कर रहे हैं एजुकेशन में। आप तो एजुकेशन थोड़ी ना प्रमोट कर रहे हैं, आप तो कमर्शियलिज्म पे पढ़ रहे हैं, अपने नाम कमाने के लिए ऐसे स्टूडेंट को अपने पास लेकर आते हैं जिसको थोड़ा सा पुश करके आप इंटर में और ग्रेजुएशन में नंबर 1 पोजीशन लेकर आते हैं। तो मैं इससे हमेशा इख्तलाफ रखता हूँ। अगर आप वाकई क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन दें जो लोग पोजीशन जिन्होंने D ग्रेड लिया है, C ग्रेड लिया है, फिर इंटर में आप पोजीशन दिलवाएं तो हम आपको सल्यूट करेंगे। सही, माशाल्लाह। इसी चीज़ में मैं भी एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो भी बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं जिनमें बच्चों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह होती है, मैं ख़ुद भी जो है मेरा वास्ता रहा है पढ़ाने से बहुत सारे इदारों में, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर माशाल्लाह एक क्लास के अंदर अगर हम एवरेज भी रखते हैं तो 20 बच्चे होते हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े इदारों में तो बड़ी बड़ी बैचेस बन रही होती है। तो मेरा सिर्फ एक सवाल होता है, मैं हमेशा जब भी अपने इदारे से भी काउंसलिंग वाला सेशन करता हूँ, इंशाल्लाह इस पर हम तवील गुफ्तगू करेंगे, तो इस काउंसलिंग वाले सेशन में मैं एक सवाल ही करता हूँ तमाम इदारों से कि अगर आपकी क्लास में एक एवरेज 20 बच्चे बैठे हुए हैं और आपके 3 सेक्शन, 3 नहीं चले 2 सेक्शन है, तो टोटल एवरेज क्वांटिटी बच्चों की बनती है, टोटल क्वांटिटी 40 स्टूडेंट्स। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ 4 की शक्लें बाहर क्यों होती हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तस्वीरें वो
4 बच्चे आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो चले अगर प्रमोट कर भी दिया आपने, 4 बच्चों ने टॉप कर लिया, बाकी का क्या कसूर था, उनकी भी तो तस्वीरें लगाएं, चले उनकी 60 आई 50 आई, मेहनत तो आपने की ना। हम ये नहीं कह रहे कि आपका कसूर है उन बच्चों की पोजीशन क्यों नहीं बनी, लेकिन उन बच्चों को भी मौका दिया जाए कि उनकी भी हौसला अफजाई हो। लेकिन मुजम्मिल भाई मैं एक बात कहूँ यहाँ पर कि ख़ास तौर पर महबूब भाई जो बच्चे सी ग्रेड, डी और ई ग्रेड और बी ग्रेड वाले बच्चे होते हैं, मैंने ज़्यादातर उनको कामयाब होते हुए देखा है जब वो प्रोफेशनल लाइफ पे जाते हैं, क्योंकि फिर उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि यार अब मुझे कुछ करना है, तो वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं। बिल्कुल, मैं एक शेर ये कहूँगा तैमूर भाई कि औरों के सहारे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, औरों के सहारे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमानों पर वही उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। वाह वाह वाह। जो माशाल्लाह जो लोग मेहनती होते हैं वो अपना रास्ता खुद निकालते हैं, उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ मौके की ज़रूरत होती है। जब यूं ही उनको मौका मिलता है वो टैलेंट आगे आता है और अपनी तमाम काबिलियत को दिखाते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। शेर में इसमें है क्यों, खुद ही तराशते हैं मंजिल के सगे राह, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अक्सर होता है भाई यही है कि चाहे एजुकेशन को लेके हो या किसी भी चीज़ कंपटीशन में हो, जो विन करते हैं वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, हार के फिर होते हैं। और जो तैमूर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जिनके मार्क्स कम आते हैं या किसी उसमें से एक ना चीज़ आपके सामने बैठा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी पोजीशन नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ये तो एक शुक्र है। जब भी हमें जिस तरह मैं अपना अगर माजी में जाऊँ तो एक आम सा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन माशाल्लाह एक इदारे में आया जो स्टेट लाइफ एक इदारा है जहाँ पे मार्केटिंग की जॉब है, और मार्केटिंग इंतहाई टफेस्ट जॉब कहलाती है किसी भी शोबे में। और हम जो दे रहे हैं सिर्फ एक ख्वाब दे रहे होते हैं लोगों को, बाकी तो इन टच बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई अगर आप किसी को पेन की ज़रूरत होती है वो स्टॉल जाता है, वो पेन ले लेता है, किसी को कॉपी की ज़रूरत है, किसी को मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल शॉप जाता है, मोबाइल लेता है। हम जो चीज़ें दे रहे हैं लोगों को, हम जो बेच रहे हैं वो एक ख्वाब दे रहे हैं 20 साल का, इंतहाई टफेस्ट जॉब कहलाती है। लेकिन जब अल्लाह ने मेरे अंदर सलाहियत दी, मैंने इस इदारे को चॉइस किया और मुझे जब रास्ते मिले, मौके मिले, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। आज माशाल्लाह स्टेट लाइफ में 20 साल मुझे हो गए, और एक माशाल्लाह अगर औरंगी के हलके में जाएँ या माशाल्लाह कराची के हलके में जाएँ तो इंश्योरेंस में माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम मेरा है और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं अच्छे हवाले से। आज मैं इस इदारे में मेहनत करते करते गवर्नमेंट का एक 18 ग्रेड का ऑफिसर माशाल्लाह बन गया हूँ। ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत हुई मुझे, ना किसी ने 1 रुपये के पैसा रिश्वत देने की ज़रूरत हुई, बल्कि अपने टैलेंट को प्रमोट करते हुए, काम करते हुए, इदारे के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस इदारे ने मुझे गवर्नमेंट का ऑफिसर बनाया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बिल्कुल कुछ कह रहे थे आप जी? मैं यही कह रहा था इस हवाले से ही कि मैं भी उनमें से ही हूँ जो कि एक एवरेज स्टूडेंट रहा करता था, ना कभी इतना जो है टॉप पोजीशन हासिल की कोशिश की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, लेकिन अब वही बात है कि हर बंदा यानी मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि हर मसाला हर खाने में जायका पैदा नहीं करता। तो वही वाली बात है कि कोशिश की, सहरी का टाइम है, से मैंने मिसालें इस तरीके से दिए। तो बस यही था, कोशिश बहुत की थी पोजीशन लेने की, लेकिन कभी नहीं आई। लेकिन आज उस चीज़ पे फिर ये सोचता हूँ कि अगर मैं पोजीशन लेता रहता तो शायद जो मेरे अंदर एक ज़माने का सामना करने की या लोगों से बात करने की या लोगों को या मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत थी वो नहीं आती। क्योंकि जब जितनी दफ़ा आप हारते हो, जितनी दफ़ा गिरते हो, और अगर आपको कोई समझाने वाला है तो आपको बड़ा एक जो है मौका मिलता है उस चीज़ को और खूबसूरती से करने का। लेकिन जो एक दफ़ा कामयाब हो जाता है ना, बिलाल भाई वाली बात के रिलैक्स हो जाता है, उसको नाकामी का पता ही नहीं है कि नाकामी होती है तो फिर क्या करना है, उसकी फीलिंग नहीं होती कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे आगे 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे डाउनफॉल फेस करना पड़ गया तो मेरे पास अल्टरनेट क्या है। लेकिन अगर हम जैसा कोई होता है, जैसे मुझ जैसे लोग होते हैं, और तो उनके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव। मुजम्मिल भाई मुझे लगता है आप जाग गए और माशाल्लाह से अब बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं और कैसे जबरदस्त चल रहा था। लेकिन बिलाल भाई मसाले की अगर बात आई है तो मुझे मूसा बिरयानी याद आ रही है। बिल्कुल, और फिर आप मूसा बिरयानी का नाम भी ले, फिर इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे जी। और खासतौर पर हम अपने गिफ्टिंग जो पार्टनर थे हमारे मूसा बिरयानी एंड कोरमा, उसके शुक्रगुजार हैं बहुत। जी पहले ये कंप्लीट करें फिर बीच में। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लजीज जायका होता है, खासतौर पर इनकी बिरयानी, इनका पुलाव और इनका कोरमा। मतलब अगर अब तक किसी ने टेस्ट नहीं किया तो आप यकीनन एक अच्छे जायके से महरूम है। तारिक रोड पर इनकी आउटलेट है। रमज़ान में ख़ास तौर पर खुसूसी पैकेजेस हैं इनके, अफ्तार और सहरी के हवाले से ज़रूर जाएं वहाँ पर। बिल्कुल। और मैं जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि ईद बहुत करीब आ रही है माशाल्लाह से, तो ईद पे इनके बहुत ज़बरदस्त ये पैकेजेस हैं और डील बहुत डिफरेंट आई हैं, और जो इनके प्राइस हैं बहुत रिजनेबल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑब्वियसली ईद होगी, ईद में सब ने अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे, हर बंदे को अच्छी पिक्चर्स भी चाहिए होंगी, तो आप इनके आउटलेट पे विज़िट कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है, और जो स्पेशली इनके ऑनर है उनका नाम है बिलाल।
और बिलाल शेख हैं, उनका नाम भी बिलाल अब शेख नाम है वो हाँ, अब नाम है बिलाल शेख और माशाल्लाह से ख़ुद भी वो मॉडल हैं और जिस थॉट से उन्होंने अपनी आउटलेट डेकोरेट की है बहुत खूबसूरत वे से की है। तो जो नई जनरेशन है और हमेशा हम यूथ की बात करते हैं, यूथ हो फैमिली हो सब जाए उनकी आउटलेट पे और ईद अच्छे से अपनी ईद और अच्छी करें। और मुज़म्मिल भाई के मसालों वाले के साथ ज़बरदस्ती। और आप माशाल्लाह से रोज़ सैरी करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं फिर इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जाएंगे। कैसी रहती है मूसा बिरयानी? मैं कहता हूँ मैं स्पेशली रात का खाना हल्का इसलिए खा कर आता हूँ कि मुझे पता है कि शहरी में ज़बरदस्त टेस्ट मिलने वाला है और ये वक्तन फ़वक्तन कहीं भी मुझे मौका मिलता है ज़रूर मूसा बिरयानी का जिक्र ज़रूर करता हूँ। अब इनके जायके हमारे मुँह को लग गए हैं और माशाल्लाह जो अल्लाह पाक इनको और माशाल्लाह तरक्की दे और इसी तरह ये मज़े की चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके थोड़ा सा आप कुछ ऐड करें फिर इंशाल्लाह ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमजा तो अभी बहुत हमजा को सैरी की बात पूछेंगे जी। बेसिकली मैं भी ये बात कहना चाहूँगा मूसा बिरयानी के हवाले से कि मैं बिरयानी का इतना शौकीन नहीं हूँ, जो बात है हकीकत है। मुझे बिरयानी खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं जैसे लोगों को होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ टेस्ट किया तो माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है और मुझे अच्छा लगा, तो मैं रोज़ाना चखता हूँ। वैसे उस तरीके से खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर पे बनती मैं नहीं खाता, जो हकीकत बात है, लेकिन यहाँ चखता हूँ क्योंकि जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल। और हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। आप देखते रहे ट्रांसमिशन सर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।